भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं समास बाबूराम सक्सेना कृत। ठीक है, समास विचार पढ़ रहे हैं। समास में कुछ भाग कल बता दिए थे और भाग 2 आज है। इसमें समास जानने से पहले, अव्ययी भाव समास जानने से पहले हम विचार ये बना कि आप उपसर्ग जान लीजिए, क्रिया विशेषण जान लीजिए, समुच्चय विकार जान लीजिए, मनोविकार जान लीजिए। क्योंकि जितना आपके अव्यय शब्द हैं ये सब अव्यय शब्द हैं और यही से हो करके आगे आपका समास बनेगा, तो आप नहीं समझ पाएंगे। यथा कामम, यथा शक्ति, यथा जान ही रहे हैं क्या है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं शुरू से अंत तक पूरा बताएंगे और एक एक हेडिंग करके एक एक विचार जैसे 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 है लिखाएंगे। बहुत ज़्यादा उड़ के नहीं चलेंगे, क्योंकि जो है टीजीटी के हिसाब से ही चलेंगे, पीजीटी के हिसाब से नहीं तो हमको पढ़ाना होता लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाएंगे, वो अलग पीजीटी का कोर्स है। ठीक, इसमें आप पीजीटी वाले पढ़ सकते हो, यूजीसी नेट वाले पढ़ सकते हो, लेकिन सिर्फ टीजीटी का कोर्स है बस। ठीक है, अब इसमें अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग देखेंगे। उपसर्ग है, क्रिया विशेषण, समुच्चय, मनोविकार। ठीक, उपसर्ग 22 होते हैं, जान ही रहे हैं, अभी नीचे लिखाएंगे वो भी। और क्रिया विशेषण क्या है? वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। ठीक है, उसके बाद वह बहुत धीरे धीरे चलता है, वह बहुत धीरे धीरे तो चलबे ही करता है, वह बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, ये आपका है क्रिया विशेषण। विशेषता तो है धीरे धीरे चल रहा, लेकिन बहुत धीरे धीरे चलना जो है क्या है? क्रिया है। धीरे धीरे क्या है? उसका विशेषण है। समुच्चय विकार है राम और मोहन को जोड़ना, राम और मोहन का जुड़ना, ये है आपका समुच्चय विकार। जैसे राम मोहन, ये आपका है समुच्चय विकार। मनोविकार क्या है? मनोविकार शब्द सूचक है। हाय छी छी अरे, हाय छी छी अरे। ठीक है, यह आपके शब्द क्या है? मनोविकार शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि जो है और इधर 22 उपसर्ग हैं, अभी विवेचना उसकी करेंगे। 22 जो उपसर्ग हैं उनके क्या काम है थोड़ा सा आप देखेंगे। जो उपसर्ग सर्ग 22 हैं और उनके काम क्या काम है, वो उनका क्या ज़रूरत है यहाँ लगना, आप इसको देखेंगे। नंबर 1 किस लिए लगते हैं आप देखेंगे, 2-3 नंबरिंग करके दूंगा। आप इधर भी आप जानते रहिए। उप माने समीप और सर्ग माने उप माने क्या हो गया? समीप, और सर्ग मीन सृष्टि। उप मीन समीप, सर्ग मीन सृष्टि। सृष्टि मीन होता है निर्माण, किसी चीज़ के जुड़ करके निर्माण कर देना। ठीक है, चलिए अब पॉइंट नंबर 1, शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़ करके, शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़कर इतना आप देखेंगे, इतना बड़े लिखने में तो आपको हमको लगता है दिखता होगा, नहीं तो बोल रहे हैं आप भी सुन सकते हो। शब्द जुड़कर उस शब्द का अर्थ को बदल देते हैं, बदल देते हैं। ठीक, जैसे वह जुड़ा तुरंत शब्द बदल गया।
जैसे डर है, एक शब्द है डर, डर है ना। अब नी उपसर्ग लगा दीजिए, हो गया निडर, तुरंत अर्थ बदला कि नहीं? अर्थ बदल गया। नी उपसर्ग लगने के कारण क्या हो गया? निडर, डर से डरा हुआ व्यक्ति। निडर, निडर नहीं डरा हुआ। ठीक है, इसी कारण लगता है वायु उपसर्ग उनके काम है। कहीं आपको निडर बनाना है डर को, तो नी उपसर्ग लगा दीजिए, आराम से अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट के अनुसार आप देखेंगे क्यों उपसर्ग लगता है। शुरू से पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा, जितना है आप यही नोट्स बनाते चलिए और किसी काम की ज़रूरत ही नहीं है कहीं। ठीक है, और मान लीजिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वह शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़ करके, वह शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़कर, शब्द में जोड़कर नहीं, जोड़कर, वह शब्दांश किसी शब्द में जुड़कर उस शब्द को चमत्कृत कर देते हैं, चमत्कृत कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, वह शब्द जो है, शब्दांश माने कुछ ऐसे शब्द के अंश हैं जो किसी शब्द में जुड़ करके, शब्द में जुड़े नहीं कि उनका शब्द का अर्थ जो है चमत्कृत बढ़ जाता है, ऐसा चमत्कार हो जाता है। अब जैसे शांत है, जैसे शांत है, शांत एक शब्द है ना, तो वहाँ आप लिख दीजिए प्रशांत। ठीक है, वहाँ आप प्रशांत, और ऐसे आदि शब्द भी होंगे। समझ में आ रहा है? शांत कहते बड़ा शांत बैठा है, प्रशांत, प्रा उपसर्ग लग गया ना, यहाँ नी उपसर्ग लगा है, यहाँ प्रा उपसर्ग लग गया, प्रशांत, तो चमत्कृत हुआ अर्थ में ना। जो अर्थ है ये चमत्कार पैदा कर देता है उसमें। ठीक है, चलिए तीसरा है आपका, वह शब्द जो किसी शब्द में जुड़कर, वह शब्द जो किसी शब्द में जुड़कर, जो किसी शब्द में जुड़कर कोई भी परिवर्तन नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक शब्द है हरण, हरण मीन हरणना, हरण करना, हरण से क्या हो जाएगा? अपहरण। कोई अर्थ बदला? नहीं बदला। तो वही कब कह रहे हैं, वही शब्द किसी शब्द में जुड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे हरण है, हरण मीन हरण करना, अपहरण मीन वो भी हरण करना, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कह रहे हैं वायु उपसर्ग ऐसे लगते हैं, उनके काम ही ऐसे हैं, कहीं कहीं ऐसा लगा देंगे कि जुड़ करके क्या है अर्थ को बदल देते हैं, और कहीं कहीं ऐसे है जैसे डर से निडर हो गया, बदल दिए। कहीं कहीं शब्दांश में जुड़ करके चमत्कृत कर देते हैं, और शांत से प्रशांत हो गया है। कहीं कहीं ऐसे शब्द को जुड़ करके जोड़ते तो हैं, परिवर्तन ही नहीं होता है, जैसे हरण से अपहरण हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे। थोड़ा सा अगले हम टर्न पे वायु उपसर्ग बताने वाले हैं। बिना वायु उपसर्ग देखिए, कोई चीज़ जानने के लिए जब उसको पहले एक छोटा सा
क्लियर जान लीजिए, उसको जाएंगे वहाँ क्या होगा कैसे है, खाका आप जान लेंगे तब आपको सरलतम भाषा में हो। और समाज पढ़ाना हमको क्या, हेडिंग डालते, बेभाव 4 उदाहरण लिखाते, कुछ नहीं करते, आगे बढ़ जाते। लेकिन हम ये सोच रहे हैं आपका कितना सूटेबल हो, कितना व्यवस्थित बन जाए, जैसे कि कोई गलती ना हो। जो भाई बहन नए पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये अति आवश्यक है। उपसर्ग क्या है, क्रिया विशेषण समुच्चय, ये सब आपके यही में यहीं अव्ययी भाव में या जितने द्वंद्व में, दिगु में, बहुव्रीहि में, ये सब मिलेंगे, जान लीजिए। इसी कारण यह आपको हमें आवश्यक हुआ बताना, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं इसको बता दें। अब आगे थोड़ा सा और है, इसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसी प्रकार थोड़ा सा आप देखेंगे सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, आप देखेंगे भट्टोदीक्षित क्या कह रहे हैं। उपसर्गेण धातु अर्थ बलात् अन्यत नियते प्रहार वहार विहार संहार परिहारवात। ठीक है, उपसर्ग और धातु के अर्थ में बलात् मीन जबरदस्ती, अन्यत्र मीन अन्य अर्थ में, नियते में लिया जाता है। जैसे प्रहार आहार विहार संहार परिहारवत, यह अर्थ लिया जाता है भट्टोदीक्षित के अनुसार। यही एक लाइन दे रहे हैं और बाकी नहीं देंगे, आप घबराइए नहीं। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में कहें उपसर्गेण माने उपसर्ग के द्वारा, तृतीय एक वचन है, और उपसर्ग के द्वारा मान लीजिए धातु हो या अर्थ हो, धातु और अर्थ को दोनों को क्या करते हैं, बलात् माने जबरदस्ती, अन्यत मीन अन्य अर्थ में, नियति मीन ले लेते हैं। जैसे प्रहार है, हार धातु है, क्या है, उपसर्ग है, प्रधनहार मिल गया तो प्रहार हो गया। प्रहार आहार हार है, हार मीन माला पहनना, धातु है, उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, आहार हो गया, हार मीन खाने वाला, हार है पहनने वाला, बी लगा दिए उपसर्ग, बिहार हो गया। हार है संग लगा दिए, संहार हो गया। परिहार है, इसका थोड़ा सा अर्थ भी आप जानते रहें। जैसे आप देख लीजिए, प्रहार मीन मारना, प्रहार मीन मारना, ठीक है, और बिहार मीन घूमना, बिहार मीन घूमना, ये हो गया। और आहार मीन भोजन, आहार बराबर भोजन हो गया। ठीक है, और संहार मीन संहार करना, आहार, संहार मीन नष्ट करना, संहार मीन नष्ट करना, और परिहार मीन छोड़ना, छोड़ना, त्यागना। ठीक है, यह अर्थ देता है। कह रहे हैं अन्यत अर्थ नियते, हार से हो गया प्रहार हो गया, हार से बिहार हो गया, हार से भोजन हो गया, आहार, संहार से नष्ट करना, परिहार, हारे हार में पर जोड़ करके क्या क्या कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आप लिखेंगे 22 उपसर्ग, 22 उपसर्ग। तब अगली कड़ी में तुरंत हम आ रहे हैं। प्रापर, प्रापर अपसम, अप श्रम, सम अनु अव, अनु अव, सम अनु अव, अनु अव निर निश, निर निश। ठीक है, निर निश दुष दुर, दुष दुर, दुष दुर, बी आंग, बी आंग, आंग का आ जुड़ता है, नी आधि, नी आधि, आधि, आपी,
अपि, हाथी, हाथी, सु उद, सु उद, उद, अभिप्रति, अभिप्रति, ये सब उपसर्ग है भैया पहले लगते हैं। और प्रतिपरि, प्रतिपर, उप, उप, ये आपके 22 उपसर्ग हैं, आप लोग लिख लीजिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22, ठीक है। अपिधान है, अपिधान इसको कहते हैं, अपिधान। इसी प्रकार से आपके 22 उपसर्ग है। प्रा, पर, अप, सम, अनु, अवनिस, निर्दुर, दुष, दुर, वियांग, वि, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अपि, प्रति, परि, उप, इतने उपसर्ग हैं। प्र का, अप का, अभी ये सब प्रयोग बहुत ज़्यादा हो गए इसमें, ठीक। उपसर्ग आप जानते रहेंगे तभी हो पाएगा कुछ, ठीक है। अब सबका अर्थ हमको लगता है क्लियर हो गया होगा, हाँ। और अर्थ इसको बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आपके कहीं डिस्टरबेंस न हो, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले अब अव्ययी भाव चल रहे हैं सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार चल रहे हैं। आप लोग देखें पहला सूत्र और अव्ययी भाव में, ठीक। पहला पद अव्यय होता है, अब जान लीजिए यही में अव्यय होता है। यही मैंने जो अव्यय बताया था, उपसर्ग बताया था, यह उपसर्ग किया होता अव्यय होता है, खर्च नहीं होता है, सेम टू सेम लिखा जाता है, ना कोई इसमें रूप चलता है, ना कोई और परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, सबसे पहले है अव्ययी भाव समास, ठीक। अव्ययी भाव समास में सबसे पहला सूत्र है, आप देखेंगे अव्ययी भावश्च। और अव्ययी भाव सूत्र च मीन और कह रहा है, इस सूत्र में, इस सूत्र के अनुसार अव्ययी भाव नपुंसक लिंग में हो जाता है। जो इसका अव्यय बनता है उसमें अंत में आपका जब समास बन जाता है नपुंसक लिंग हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद जो है नपुंसक लिंग में माना जाता है। अव्ययी भाव का यौगिक शब्द है, यौगिक माने जुड़ा हुआ शब्द है, जो यौगिक माने योग से बना हुआ, जो शब्द अव्यय नहीं रहता है उसका अव्यय हो जाता है, उसी को अव्ययी भाव कहते हैं, ठीक। अव्ययी भाव समास में 2 पद है, पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, दोनों जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है, दोनों शब्द जब मिल जाता है, मिल करके क्या बनता, अव्यय हो जाता है। और अंतिम शब्द क्या होता है, नपुंसक लिंग हो जाता है जरूर। अंतिम शब्द क्या होता है, नपुंसक लिंग का एक वचन का रूप बन जाता है, ठीक है। पहली बात अव्यय का रूप नहीं चलता है और संज्ञा भी जुड़ जाता है तो नपुंसक लिंग जहाँ जो हो गया तो कोई रूप नहीं चलता है, यही मान के चलिएगा। ये सब प्रश्न बन सकते हैं, जान लीजिए। अव्ययी भाव का यौगिक है, अव्यय है और संज्ञा है, पद है, क्या है, अव्ययी भाव का अव्यय जो है उसका जो है अव्यय हो जाता है। अव्ययी भाव के कितने पद हैं, 2 हैं, अव्यय और संज्ञा। दोनों मिलकर क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास अव्यय मिलकर क्या हो जाता है, नपुंसक लिंग एक वचन हो जाता है, पुल्लिंग एक वचन हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है, इनमें से सभी हो जाता है। तो आप लोग इसको भी जानते रहिए, क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है तो सरल इसिम से आएगा, जान लीजिए। और कहीं से आपको एक क्वेश्चन आना नहीं है, जान लीजिए। आपका इसिम से आएगा, लेकिन आपको हर वर्णों को जानना है,
एक एक शब्दों को, एक एक उदाहरणों को, एक एक सूत्रों को। सूत्र जबकि उतना नहीं है ध्यान पूछा जाता है, लेकिन ये है कि आपको उदाहरण और ये सब टेक्निक बातें जरूर जानते रहिए। ठीक है, चलिए जैसे अब है यथा कामम, यथा कामम, यथा कामम आप देखेंगे तो काम मन अनतिक्रम क्रम, ठीक है, कामम अनतिक्रम, ठीक है, ऐसे आप देख लेंगे। यथा में जान रहे हैं अव्ययी भाव है, पहला अव्यय है, अकामम क्या है, संज्ञा पद है। ठीक है, दोनों जब जुड़ गया तो क्या हो गया, नपुंसक लिंग एक वचन हो गया है। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। यथा कामम इति, यथा कामम इच्छानुसार हो गया, यथा कामम इच्छा अनुसार, ठीक है, इच्छानुसार। ये आप देख लीजिए 236 पेज नंबर पर आ जाइए, आप भी देखते रहिए क्या है। यथा काम में यथा और काम दुई शब्द है। क्या है, यथा और काम दुई शब्द है ना। तो इसमें बता रहे हैं यथा क्या है, यथा और काम दो शब्द है। यथा प्रधान शब्द है और अव्यय है। यह क्या है, प्रधान शब्द है जो मैंने कहा था कल, और अपव्यय है। ऐसे देखते रहिए दोनों। कल मैंने कहा था अव्ययी भाव प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष द्वितीय पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व जो है दोनों पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि अन्य पद प्रधान होता है। इतनी बातें आपको ध्यान होना चाहिए। तो यथा प्रधानम अव्यय, यथा जो है प्रधान है और अव्यय है, दोनों बात क्लियर है। और उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, अव्यय हो गए हैं, शब्द प्रधान है, दोनों मिल करके अव्यय हो जाते हैं। और अंतिम जो है यथा काम का रूप नहीं चलता है, जान लीजिए। दोनों पद जो है अंतिम काम पुल्लिंग हो जाता है। काम क्या है, यह आपका पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है, ठीक है। और उसके बाद जो है दोनों जब मिलते हैं यथा कामम तो नपुंसक लिंग हो जाता है। ठीक है, दोनों जब मिल जाते हैं अव्यय शब्द, यथा काम का रूप नहीं चलता, जान लीजिए। यथा काम का, यथा कामम का रूप नहीं चलता है, रूप नहीं चलता है कोई। ठीक है, और उसके बाद और क्या होता है, रूप नहीं चलता है। उसके बाद अंतिम पद पुल्लिंग होते हैं और रूप नहीं चलता है, नपुंसक लिंग एक वचन का ये रूप होता है। और उसके बाद जो है इसी प्रकार से अन्य उदाहरण, यथा शक्ति है, यथा शक्तिम, शक्तिम है, यथा शक्तिम है। और अंतरगिरी है, अंतरगिरी पहला, दूसरा। और क्या है, उपगंगम है, उपगंगम, गंगम, उपगंगम हो गया। गंगा या समीपे हो गया, इसका मतलब गंगा या समीपे, गंगा के समीप। गंगा शब्द जहाँ आए तो जान लीजिए आप, मान चलिए अव्ययी भाव समास होता है। आगे नीचे है एक सूत्र, उपगंगम हो गया। और अंतरगिरी, गिरीशु इत, गिरीशु इति,
यथाशक्तिम हो गया है शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम क्रम्य। ठीक है, इसी प्रकार से यथाशक्तिम है, यथाशक्ति ये रहने दीजिए, अभी जब बनेगा तब बन जाएगा। अंतर्गिरिम बन जाएगा, उपगंगम बन जाएगा। ये सब आपका नपुंसक लिंग एक वचन में शब्द बनेंगे। यथाशक्ति, यथाशक्तिम, अनत क्रम, क्रम क्रम रहेगा माँ। ठीक है, तो अंतर्गिरि, गिरीशुपित, गिरीशुमित पर्वतों की बात हो रही। उपगंगम, गंगा के समीप। इसी टाइप में आपके अव्ययी भाव समास नियम, इस नियम को ध्यान में रखना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, अब आपके समझ में आ गया होगा। पहला यथा क्या है? प्रधान है, प्रथम वर्ण, प्रथम पद प्रधान होता है। दो पद है ना इसमें, प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय भी है, दोनों है। और काम क्या है? पुल्लिंग है। यथा कामम जोड़ देंगे तो नपुंसक लिंग क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग एक वचन हो जाएगा, नपुंसक लिंग एक वचन हो जाएगा, ये मान के चलिए। ठीक है, और इसी प्रकार से कामम अनतिक्रम, यथा कामम इच्छानुसार, ये सब आपको मिल करके जो है यथा कामम का कोई रूप नहीं चलता है। कोई भी अगर नपुंसक लिंग एक वचन बन गया है तो कोई भी उसका रूप नहीं चलता है। इसी प्रकार का पहला अव्ययी भावस्य जो है सूत्र है। सूत्र भी जानते रहिए, पहली बात सूत्र भी नहीं जानते कहाँ से कहाँ तक कौन सूत्र है, ये बात है। हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। अव्ययी भाव समास से हेडिंग डालिएगा। पहला अव्ययी भाव समास से च मीन और का मतलब अव्ययी भाव जो होता है नपुंसक लिंग में हो जाता है, इसीलिए नपुंसक लिंग में एक वचन हो गया है। और क्या चाहिए? यह है आपके का तक आएगा। उसके बाद आपको जब नंबर 1 लिखा गया 236 नंबर है, यहाँ आपके हर्षो नपुंसक प्रातिपदिकम दूसरा सूत्र आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सूत्र की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा सूत्र हेडिंग डालिएगा, हर्षो नपुंसक प्रातिपदिकम। ठीक है, हाँ, अगला देखेंगे हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकम। हर्षो माने हर्ष हो जाता है, नपुंसके माने नपुंसक, प्रातिपदिक ऐसा शब्द है जो प्रातिपदिक होता है उसी को नपुंसक लिंग एक वचन कर देते हैं। चलिए अब इसका डिफिनेशन है। इसमें इस सूत्र में आप देखेंगे परिभाषा के रूप में, इस सूत्र में ये कहता है, सूत्र में दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ रहे, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ रहे। अब जान लीजिए दूसरे पद का 2 पद होता है, दीर्घ रहे तो हर्ष कर दिया जाता है, तो हर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरे पद का जो अंतिम वर्ण है उसी को दीर्घ अगर है तो जान लीजिए हर्ष कर देंगे। और हर्ष कर देने के बाद यदि अंत में ए है, यदि अंत में ए है, ए है, ए ऐसे शॉर्टकट में लिखिएगा, ए है तो बराबर ई हो जाता है। ठीक है, ई हो जाता है। और यदि ओ या औ है, यदि अंत में ओ या
अव है, ओ अथवा अव है तो उसके स्थान पर ऊ हो जाता है। यह है आप विधि जानते रहें, सबसे निरूपण विधि है। यदि पद के अंत में दीर्घ रहे, पहली बात तो तब क्या कर देंगे, ह्रस्व कर देंगे। यदि पद के अंत में या आय रहेगा तो ई हो जाएगा, ह्रस्व मतलब हो जाएगा, चाहे दीर्घ रहे या ह्रस्व रहे, दोनों की बात कर रहे हैं। अंत में ह्रस्व कर देंगे और ओ या और रहे तो ऊ कर देंगे, जान लीजिएगा। ठीक है, ऊ हो जाता है। अब देखिए इसमें दो बातें आती हैं, और क्या दो बातें आती हैं। एक होता है, अरे यार क्या कहते हैं, चलिए उपगंगम लिखिए पहले तो बताएं हम। उपधन गंगा, उपधन गंगा हाँ, क्या कहना चाह रहे थे, लौकिक विग्रह और अलौकिक होता है। आपके इसमें बुक में आपको बता रहे हैं लौकिक विग्रह ही दिया गया है, अलौकिक चक्कर में न पड़िए। अलौकिक चक्कर में पड़ेंगे टीजीटी वाले तुरंत जो वहाँ जाते हैं तो उसमें दिक्कत होने लगती है। इसीलिए अलौकिक विग्रह पढ़ना है तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ाएंगे पीजीटी कोर्स में, उसमें खूब पढ़िएगा। ठीक है, नहीं तो वो जो है आप तो मान लीजिए जो बच्चे तेज तर्राक हैं भाई बहन वो पढ़ लेंगे, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके तुरंत दिमाग छोड़ने लगता है। अलौकिक अलौकिक करेंगे तुरंत भागने, जहाँ ज़रूरत होगी मैं बताऊंगा, वो विस्तारित करके हाँ भैया ये अलौकिक है अलौकिक है। उपगंगा गंगा या समीपे, गंगा या समीपे, गंगा अगर शब्द रहे तो जान लीजिए हर्षो नपुंसके पाद पद के से लगा है। यह सूत्र गंगा नामक सूत्र इसी में आता है, जान लीजिए। क्या होता है, गंगा या समीपे हो गया और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हो गया उपगंग। उपगंग, अब आपके समझ में कुछ बातें आ गई होगी। उप माने समीप, गंगा माने गंगा। एक कह रहा था इस सूत्र में दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण, पहला पद ये है प्रथम पद, ये है द्वितीय पद, द्वितीय पद हो गया ना। तो द्वितीय पद का कह रहे हैं अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण दीर्घ रहे, जान लीजिए। दीर्घ रहे तो यही ह्रस्व कह दे हैं बस, और कुछ न करी हैं, यही दीर्घ है भैया है। और इसी को ह्रस्व कर दिए हैं, गंगा या समीपे, ये तो अर्थवा है मान लीजिए, गंगा के समीप, और इधर उपगंग कर दिए। अब किसका आएगा, हर्षो नपुंसके पाद पदकम के अनुसार उपधन गंगा है, उपगंग, उपगंगा, उपगंगम, उप और कुछ कर देंगे तो आप लोग मानते चलिएगा उपगंग करेंगे। पहले ए ऑप्शन उपगंग करेंगे, बी ऑप्शन उपगंगम कर देंगे, सी ऑप्शन जो है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन उपगंगा। तो क्या करेंगे, सी तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों मार देंगे। ठीक है, उपगंगम, इसको नपुंसक लिंग एक वचन में नित रहता है। इसको क्या रहता है, यह नपुंसक लिंग उपगंगम जो है, यह नपुंसक लिंग, यहीं लिख दीजिए नपुंसक लिंग एक वचन में नित रहता है, नित हमेशा ही नित रहता है, जान लीजिए। ठीक है, यह उपगंगम जो है यह नपुंसक लिंग एक वचन नित रहता है। अब ये उपगंग और उपगंगम दोनों सही हो गया है। ठीक है, अब देख लीजिए, अभी कहीं लिखे इस सूत्र में शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ रहता है तो ह्रस्व कर देते हैं, और नपुंसक लिंग एक वचन में पहले ही बता दिया गया था, इसीलिए इसको लिखते हैं उपगंगम। अगला उदाहरण है उपधन नदी। उपधन नदी है,
अब उपधन नदी है नद्याः समीपे, नद्याः समीपे। ठीक है, हम जानते हैं आपके समझ में कैसे आएगा, ज़्यादा घुमा फिरा के बात करेंगे, इसमें बताएंगे, बहुत क्वालिटी मेरा नहीं बढ़ाना है। ठीक है, आपको कम से कम समझ में आ जाए वही उतना क्वालिटी है। जान लीजिए, कितना भी कोई भी टीचर है अगर बच्चों को समझा दे तो वही टीचर होता है। अब पता लगे हम लौकिक करने लगे और लौकिक करने लगे, सब जान रहे हैं लौकिक बोलो, जो जानने वाले हैं जान लीजिए, लेकिन इसमें करेंगे तो आपका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा और तुरंत नहीं समझ पाएंगे। अब उप आपका क्या है, उप कह रहे हैं 22 उपसर्ग बताए थे, एक उपसर्ग आपका उप है। और नदी है, बड़े प्रेम से बड़ी एक मात्रा लिखा गया है, ये कह रहे हैं दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ है भी। अब इसमें आप थोड़ा खाकम देख लीजिए, हाँ ई या बड़ी रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ इसमें ए और ओ को इसमें ज़्यादा दिए हैं और इसका जिक्र अभी नहीं किए हैं, अभी देखते हैं। यही इतना पहला सूत्र मानिए दीर्घ है ही, अब इसको तर्ज हरस्त कर देते हैं, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो इसमें आपका आगे क्या कर देंगे, उप नदी कर देंगे। ठीक है, उप नदी। अब उप नदीम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है नपुंसक लिंग में। अगला उदाहरण है उपधन बधू, उपधन बधू, वधू है वधू, उपधन बधू। ये तो यार बड़ी उपमात्रा होना चाहिए, हाँ सही है। उपधन बधू, बध्वा समीपे, बध्वा समीपे, बधू के समीप। ठीक है, अब देखो बड़े उ की मात्रा है ही यहाँ, बड़े उ की मात्रा है ही, उपधन बधू बधवा समीपे, यही बड़े उ की मात्रा क्या करेंगे हम, छोटे उ कर देंगे, उपबध हो जाएगा, उपवधू। ठीक है, अब किस सूत्र से आप जान ही रहे हैं, हरसो नपुंसके प्रातिपदिकम। जो नपुंसक होता है, नपुंसक लिंग एक वचन होता है, प्रातिपदिक शब्द को हरस कर देते हैं, सीधी सी बात है। उपधन गोह, हो जाएगा उपधन गोह, गोह समीपे, गोह समीपे। ये गोह, गोह सब पंचमी षष्ठी का रूप बनता है, उसी में गोह हो जाता है। उपधन गोह, गोह समीपे। अब ओ की मात्रा आ गया ना, ओ रहे या ओ रहे तो क्या हो जाएगा, छोटा उ हो जाएगा। ठीक है, सब मिलेगा, छोटा उ हो जाएगा। उपधन गो में क्या करेंगे, उपगु कर देंगे, उपगु हो गया ना, सूत्र बन गया, सूत्र के अनुसार उपधन उपगु हो गया। ठीक है, उपधन नौ, उपधन नौ, नौ, यहाँ क्या करेंगे, नौ समीपे हो जाएगा। नौ के आ को आद वृद्धि हो गई, क्या हो गया, नाव के हो गया, आदि संधि हो गया, नाव समीपे, नाव समीपे। अब यही नौ था, ओ और आओ था, तो क्या हो गया, छोटे को मात्रा लग जाएगा, उपन हो जाएगा, उपनु। ठीक है, उपन हो गया है। अब यहाँ तक आपका एक सूत्र था हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकम, आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बाबूराम सक्सेना में कुछ बताया नहीं, कहाँ से कहाँ तक सूत्र, कौन सा उदाहरण है, ये सब नहीं बताए हैं, जिक्र नहीं किए हैं। नीचे उदाहरण दे दिए, आप समझ लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कोई भाई बहन नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ समझाने के लिए। आप लोग अवश्य मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। जो लाइव चलता है 12 बजे, ये अवश्य आप जुड़ने का प्रयास करें, तभी आप तुरंत डायरेक्ट देख सकते हैं।
नहीं तो कल बहुत वीडियो हो जाता है, बहुत से ऐसे हैं तो नहीं समझ में आता है, तब जान लीजिए। इसीलिए जुड़ने का प्रयास करें। 12 बजे आप हाजिर रहिए। व्याकरण बाबूराम सक्सेना पढ़ना है, समास पकड़ना, जान लीजिए, ठीक है। अब आपके इतने जो सूत्र हैं, इतने उदाहरण हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 उदाहरण आपके जो हैं हरस्व को नपुंसके प्रातिपदिकम, हरस्व कर देते हैं नपुंसक प्रातिपदिक शब्दों को जो है यह सब हरस्व कर देते हैं, सब हरस्व हुआ है, और क्या चाहिए, ठीक है। अब अगला सूत्र है आपका, आप लोग जान ही रहे होंगे, तो अगला सूत्र अब जान लीजिए कि अगले टर्न पर अनश्च हम सूत्र लेकर आएंगे। पहला अनश्च का जो है अनंत अव्ययी भाव में टच प्रत्यय लग जाता है, तद्धित प्रत्यय लगता है, वैसे नस तदिते जो है सूत्र से टी का अन का लोप हो करके टच का घा आगे बचता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग को हम बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है जैसे आप समझ में आएगा वैसे वैसे करते रहेंगे। ये तो इतना लिखेंगे ही, लेकिन पहला आय वर्ण जानते रहें, ठीक है। इस सूत्र में जो है दूसरे का अंतिम वर्ण दीर्घ रहे, पहली बात तो, और हर्ष कर देते। इसी का अगला लाइन है, अलग से नहीं है, जान लीजिए। अगला लाइन ये है, यदि अंत में ये अय है तो ई हो जाता, अंत में ओ और औ है, दोनों में एक है तो ऊ हो जाता है। और अंतिम वर्ण दीर्घ रहे, यहाँ भी लिख सकते हो, अंतिम वर्ण दीर्घ को हर्ष कर देते हैं। यहाँ एक लाइन लिख सकते हो, अंतिम वर्ण दीर्घ बराबर हर्ष कर देंगे, ठीक है, हर्ष कर देंगे, बस हो गया। पहला हर्ष कर देंगे, दूसरा अंत में यह है तो ई कर देंगे, तीसरा अंत में ओ और है तो ऊ कर देंगे। आराम से पढ़िए, शालीनता से पढ़िए, अभी पेपर का जिक्र नहीं है, खूब बढ़िया पढ़िए, लाइव क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम फिर लेकर आएंगे, अनश्च सूत्र से लेकर के आएंगे। जो भी भाग बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, इसका भाग से कोई अलग अलग से भाग नहीं बनाएंगे, जान लीजिए। सब एक ही भाग चलता रहेगा, 1 2 3 4 9 10 20 तक, जो भी बहुब्रीहि समास तक एक ही भाग रहेगा। कहने का मतलब हर भाग में हर संधियों का अलग अलग भाग बनाए हैं, कारक में और सब में, लेकिन इसमें भाग एक ही चलेगा। 2 है, कल 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10, पूरे समास को एक ही भाग में ऐसे ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे। जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं उससे जुड़ने का प्रयास करें, और जो भाई बहन जुड़ गए हैं उनके लिए करबद्ध निवेदन है, बहुत बहुत उनके लिए बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दयन करते हैं, धन्यवाद।